गुड आफ्टरनून एवरीबडी। कल बेटा हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो कि बचेंद्री पाल जी के द्वारा लिखा हुआ है। कौन बताएगा कल हमने इसमें क्या पढ़ा था? रेज योर हैंड्स। जिसको थोड़ा बहुत भी कुछ भी पता है, रेज योर हैंड्स। अरे भाई कोई तो हाथ खड़ा करो। चलो वत्सल आप बताओ, कुछ भी जो भी याद है। जो जी का जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। वेरी गुड। उनको पहाड़ों पे चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। हाँ और जब भी वे पहाड़ों पे चढ़ना चाहते थे, उनके बड़े भाई उनको मना कर देते थे और हाँ उनके छोटे भाई को हमेशा कहते थे कि पहाड़ों पे चढ़। हाँ और एक बारी बचेंद्री पाल जी को ये मौका मिला था कि वो पहाड़ों पे चढ़ सके, हाँ। और उनको ही मौका मिलता था, वो कभी उसको नहीं छोड़ते थे और हमेशा जाते थे पहाड़ों की यात्रा करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और ओके, वेरी गुड वत्सल, दैट्स ग्रेट, यू पार्टिसिपेटेड। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। जहां कुछ गलत होगा, जहां कोई गड़बड़ होगी, हम उसे ठीक कर लेंगे, है ना? पर पार्टिसिपेट जरूर करें क्लास में। अर्शप्रीत बताओ बेटे, और क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर में क्या पढ़ा था? वो जाते हैं पहाड़ पे, वो उनका कैंप होता है, वहाँ पे वो सारा कुछ देखते हैं कि कैसे बहुत मुश्किलों से लोग चढ़ाई करते हैं, लोग ऊपर तक जाते हैं। ओके। और सारा सामान इकट्ठा करते हैं। हाँ हाँ। और उन्हें पहले उनके जो मास्टर थे वह उन्हें बता रहे थे। एक दिन उन्हें तैयारी के लिए भी मिला था कि हाँ उन्हें बताने के लिए कि कैसे ऊपर तक जाना है। हाँ। इसमें बचेंद्री पाल जी ने बताया है कि जब उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की तो उस समय क्या अनुभव हुए थे, अलग अलग दिनों के क्या अनुभव थे, उससे पहले के क्या अनुभव थे, किस तरह से रास्ते साफ किए गए थे, किस तरह से बहुत ही डरा देने वाले दृश्य उन्होंने देखे सुने थे, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। ठीक है रमनीक, एक बार बेटे रीडिंग करिएगा इसकी, और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है बेटा, आगे हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 25, लास्ट पैराग्राफ पे हमने छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अभी तक हमने कैंप 1 और 2 के बारे में पढ़ा था, आज वो बता रही हैं कि हम कैंप 3 में थे। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे, एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। बहुत ही डरावना मंजर था। हिमपात, एक बहुत बड़ा टुकड़ा बर्फ का जो उनके टेंट को, उनके कैंप को तहस नहस कर गया था।
लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। चोट सबको लगी, लेकिन ये भगवान की दया थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सोए हुए हैं टेंट में, कैंप लगा हुआ है, सोते हुए उन पर बर्फ के पहाड़ गिर गए और उसमें वो दब गए सब लोग, और जैसे तैसे करके सबको निकाला गया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही साहस वाला काम था कि इस तरह की मुसीबत में से निकाल लिया गया। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? क्या तुम डरी हुई थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हिम्मत, जज्बा, कुछ कर गुजरने की सोच, इतना भारी नुकसान होने पर भी कि एकदम से हिमपात हुआ, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं डरी हुई जरूर हूं, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर मुझे वापस नहीं जाना। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी और बोझ बहुत ज्यादा उठाया हुआ था। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू के बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली विचेंद्री? मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, माउंटेनियर हूँ मैं भी, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? उन्होंने कहा, जब तुम ऊपर पहुंच चुकी थी तो तुम वापस नीचे क्यों आ रही हो? तो उसने कहा कि मुझे अपने सदस्यों की मदद करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली आगे बढ़ती रहूं। जो मेरा ग्रुप है, जो मेरा दल है, दिस इज टीम वर्क। आप अपने ग्रुप में जब होते हैं तो ग्रुप के लोगों को साथ लेकर आपको चलना होता है, चाहे आप लीडर ना भी हो, चाहे आप एक मेंबर हैं उस ग्रुप के, फिर भी आपको सबके साथ मिलकर काम करना है। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई।
बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदौर बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। मैं तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत ही कठिन और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य मतलब बहुत ही मेहनत वाला काम होगा। चलिए, इसके अलावा यदि अंगदौर के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। जो मैंने वो कपड़े पहने हुए थे उसमें मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। पता नहीं कहाँ पानी हो सकता है, पता नहीं कहाँ से बर्फ पिघल कर नीचे गिर जाए, पता नहीं कहाँ फिसलन हो, है ना। तो बहुत ही सोच समझ कर कोई कदम उठाना पड़ता है। कहाँ फावड़ा मारना चाहिए, कहाँ नहीं मारना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उनके लिए चढ़ाई करना आसान हो रहा था। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। मतलब सामने कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है, हम शायद पहुंचने वाले हैं। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन। कितना अच्छा लगता है ना सुनकर। हमें सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, जिन्होंने ये कारनामा किया उनके लिए कितनी बड़ी बात है ना।
पहली भारतीय महिला एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली बचेंद्री पाल। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। कोन शेप में थी और इतनी संकरी थी, इतनी भी जगह नहीं थी कि दो लोग इकट्ठे खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। इतनी गहरी खाई हो सकती थी, इतनी ढलान थी, तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। कैसा होगा वो मूवमेंट जब एवरेस्ट चोटी पर चढ़ी होगी और उसे चूमा होगा। पहली भारतीय महिला एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई, वहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और उस एवरेस्ट चोटी को चूम रही हैं। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। हमारे मनोबल के साथ साथ हमारी सोच, अच्छी सोच, कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ साथ भगवान का हाथ हमारे सिर पर होना भी बहुत जरूरी है। हमें ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, पल पल उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए, पल पल उनसे शक्ति मांगते रहना चाहिए कि हम जिस कार्य की ओर बढ़ रहे हैं हमें उसमें सफलता मिले। ईश्वर का साथ होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, घबराई नहीं। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एक कदम भिन्न होगा। 1984 2021 1984 में एक महिला एवरेस्ट शिखर पर पहुंचती है, जो भारत की प्रथम महिला बनती है। और 2021 में हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, है ना। और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा है। वाकई जब यहाँ पर मैंने पढ़ा था कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे पाठक कदम से कदम मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। और सच में इस यात्रा का वृतांत इतना सुंदर, इतनी खूबसूरती से लिखा गया है। सच में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम उनके साथ साथ चढ़ाई करते जा रहे हैं, जैसे हम भी उन पलों को महसूस कर रहे हैं। जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बचपन से ही हमारे भीतर वो चीजें होनी चाहिए, हमारे अंदर वो सारे भाव होने चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। तभी हम एक कदम चल के एक सीढ़ी को पार करते हुए उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जीवन का लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। कैसा लगा ये पाठ? मुझे बहुत मजा आया पढ़ के, है ना। बहुत ही प्रेरणादायक है।
मज़ा आया पढ़ के, प्रेरणा मिलती है। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के रखना। ओके, जो मौखिक वाले हैं वो ढूंढ के रखना, राइट। और कल आप लोगों का टेस्ट भी है, वेडनेसडे टेस्ट है। ठीक है, कल हम थोड़ी सी रिवीजन भी करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।